गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं ए.के. मौर्य आप सबका अपने चैनल द बायो पॉइंट मेडिकल कोचिंग पे आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा और जो बच्चे नहीं देखे हों वो ज़रूर देखें। और आपका ये फाउंडेशन का कोर्स अब प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है। प्लीज़ आप सभी लोग हमारे फर्स्ट लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिससे कि सभी बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सके। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर को में हम लोगों ने पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पान। लाइफ स्पान हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि आज हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकेंड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने एक चीज़ बताया था, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और वहाँ पे हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी जाना था। चलिए आज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग स्टडी करते हैं और थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान भी लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए वहाँ पे हमने बताया था क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो ये स्टार्ट होता है जब वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होती है। कब स्टार्ट होता है? जब वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका स्टार्ट होता है जब वेजिटेटिव फेज या फिर जोनाइल फेज कंप्लीट होती है। अब ये वेजिटेटिव फेज या जोनाइल फेज क्या होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। हमने बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है एंड फ्यूजन होता है। क्या बताया था? मेल गैमीट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होता है ना। ये हमने लिया फीमेल गैमीट, ये हमने लिया मेल गैमीट। ये दोनों का जब क्या होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी बात हम लोगों ने की थी। एक चीज याद रखना बेटा कि जब यहाँ पे फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट होगा, जब यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन है होगा और इनका फ्यूजन होगा, तो बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी उसके अंदर क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। बोलिए, बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी उसके अंदर क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर मदर से आएगा और एक कैरेक्टर फादर से आएगा। तो यहाँ पे जो गैमीट आएंगे, एक फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट आएगी, तो कैरेक्टर भी तो अलग अलग आएंगे। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग है उसको हम लोग क्लोन नहीं कह सकते हैं। याद कीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों कहे थे? क्योंकि वहां पे जो ऑफस्प्रिंग बन रहा था वो अपने पेरेंट्स के मार्फोलॉजिकली, जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर था। लेकिन यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, वो मार्फोलॉजिकली या जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होगा, उसके अंदर चेंजेस फिक्स होंगे। इसीलिए कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होगी, वेरिएशन होगी। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन होगी तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, इवोल्यूशन के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होगा इवोल्यूशन के लिए, यानी कि अब जो चेंजेस आएंगे वो कहां से आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएंगे। क्लियर है बात? आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। यहाँ पे इनका कहना है
कि एक ही ऑर्गेनिज्म से या तो मेल गैमीट एक ऑर्गेनिज्म से मेल गैमीट और एक ऑर्गेनिज्म से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, या तो वो मेल या मेल हो सकते हैं, फीमेल या फीमेल हो सकते हैं, या मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, इट इज रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, टू द पेरेंट्स। क्या बताया हमने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी, है ना। उसके सब कुछ चेंज होंगे, उसके जेनेटिक वेरिएशन उसके अंदर होगा, उसके अंदर मार्फोलॉजी का चेंजेज होगा। इसीलिए कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली ऑफस्प्रिंग कभी भी अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं हो सकती। और एमंगस देमसेल्व्स, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट की सिमिलर नहीं हो सकती है। इट इज एन एलेबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद कीजिए, हम लोगों ने जब कल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पे बताया था, वहां पे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो फास्ट प्रोसेस था। वो फास्ट प्रोसेस क्यों था? क्योंकि वहां पे फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं हो रहा था। वहां तो आपने वो एक देखा था, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ही ऑर्गेनिज्म का नए इंडिविजुअल बन जा रहे थे। जैसे कोई स्टेम है, कोई लीव्स है, कोई रूट है, उसी से नए न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस होता है। क्लियर है बात? चलिए और आगे बात करते हैं। इससे पहले फटाफट आप सभी लोग इसमें स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, फेज की बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान टोटल कितने फेज आएंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान टोटल 3 फेज आते हैं। एक होता है जुवेनाइल फेज, जिसे हम लोग वेजिटेटिव फेज के भी नाम से जानते हैं। दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा होता है आपका सेनेसेंट फेज। आइए तीनों को आराम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला फेज जो आया उसे हम लोगों ने कहा जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। दूसरा जो आया वो हुआ रिप्रोडक्टिव फेज और थर्ड जो आया सेनेसेंट फेज आया। आइए तीनों को समझते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक हम छोटा सा सीडलिंग प्लांट लेते हैं। देखिए, हमने ऐसा सीडलिंग प्लांट लिया है, ऐसा सीड लिया है कि वो जर्मिनेट हो रहा है। अभी वो प्लांट नहीं बना है, अभी सिर्फ उसमें अंदर जर्मिनेशन हुआ है। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन सी फेज आएगी बेटा? विजुनल फेज या वेजिटेटिव फेज आएगी। सबसे पहले इसके अंदर कौन सी फेज आएगी? जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज आएगी। और जब वेजिटेटिव फेज आएगी सीडलिंग प्लांट में तो क्या होगा? सीडलिंग प्लांट का इसका ग्रोथ होगा। क्या होगा? यहां पे इसका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा इसका। ये धीरे धीरे क्या होगा? डेवलप करके आगे बढ़ेगा। और क्या होगा? इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए, जब वेजिटेटिव फेज चलेगा सीडलिंग प्लांट के लिए तो उसका वेजिटेटिव फेज के दौरान इस सीडलिंग प्लांट की ग्रोथ होगी। ग्रोथ होकर धीरे धीरे ये बड़ा होना शुरू होगा, फिर इसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने का इन द सेंस अब धीरे धीरे ये सीडलिंग प्लांट एक प्लांट का रूप लेने लगेगा। फिर इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन का मतलब सबसे पहले इसके अंदर स्टेम आएंगे, उसके बाद स्टेम में ब्रांचेज आना शुरू होंगे। ठीक है, जब स्टेम में ब्रांचेज आना शुरू होंगे तो क्या बनेगा? एक यंग प्लांट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? यंग प्लांट बनेगा। अब ये जो यंग प्लांट बनेगा, यंग प्लांट के अंदर थोड़ी सी पहले क्या आएगी? मैच्योरिटी आएगी। क्या आएगी? मैच्योरिटी आएगी जब प्लांट के अंदर। तो प्लांट कैसा होगा? एक मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। अब जब मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन होगा तो क्या इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं आएंगे या सेक्स ऑर्गन नहीं आएंगे? आएंगे बेटा, क्योंकि जब यंग प्लांट बना तब तो इसके अंदर नहीं आए, अभी डेवलपमेंट हो रहा था इसका।
तो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन नहीं आए थे। लेकिन यहां क्या हुआ, जब मैच्योर प्लांट बन गया तो ये जो मैच्योर प्लांट होगा इसके अंदर अब क्या आएंगे, इसके अंदर अब क्या आएंगे, मेल सेक्स ऑर्गन अब भी आएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी आएगी। क्लियर है? एक जब यंग प्लांट मैच्योर प्लांट बनेगा तो इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी आएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी आ जाएगा। अब जब यहां पे सेक्स ऑर्गन यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो गया तो कौन सी अब फेज चलेगी इसके पास, यहां पे अब जो फेज चलेगी वो चलेगी रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी फेज चलेगी, रिप्रोडक्टिव फेज चलेगी। और जब रिप्रोडक्टिव फेज चलेगी किसी भी मैच्योर प्लांट के अंदर तो क्या बनेगा, इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन करेगा, और जब रिप्रोडक्शन करेगा प्लांट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। यहां पे जब फेज चलेगी अब यहां पे प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। अब जब न्यू प्लांट बनेगा यहां पे, यही न्यू प्लांट जो रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, या यूं कह सकते हैं कि अब यहां पे क्या होगी, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। जब फ्लावरिंग होगी तो फ्लावरिंग के दौरान क्या होगा, यहां पे फ्लावरिंग के दौरान इसमें रिप्रोडक्टिव फेज चलेगी तो इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, और जब फ्रूट बनेगी तो सीड का फॉर्मेशन होगा। अब ये मैच्योर प्लांट अभी भी है तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज चलने के बाद ये एक समय आएगा, ये एक ऐसा समय आएगा कि ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ओल्ड एज इसकी आने लगेगी। क्या होगी, धीरे धीरे इसकी ओल्ड एज आने लगेगी, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे अब सेनेसेंट फेज। पहला फेज हुआ वेजिटेटिव फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा होगा आपका सेनेसेंट फेज। यानी कि जब प्लांट फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड का फॉर्मेशन कर चुका होता है तो उस समय, या यूं कह सकते हैं कि जब सीड बनना होता है तो उसी समय धीरे धीरे सेनेसेंट फेज भी प्लांट में आने लगती है। यानी प्लांट धीरे धीरे क्या होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, या धीरे धीरे इसकी एज जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, अब इसकी डेथ करीब आ जाती है। मतलब प्लांट एक समय अब ऐसा आएगा, ये सेनेसेंट फेज, इसका मतलब अब क्या हुआ, एंड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेनेसेंट फेज का आने का मतलब इस दौरान पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन एंड हो जाएगा, एंड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये प्लांट अब क्या होगा, बूढ़ा होने लगेगा, यानी ये ओल्ड एज में जाने लगेगा। जब ये मैच्योर प्लांट ओल्ड एज में जाएगा तो इस प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब प्लांट की डेथ हो गई, इससे पहले तो प्लांट सीड का फॉर्मेशन कर चुका है ना। प्लांट की अगर डेथ हो गई तो इससे पहले तो प्लांट सीड का फॉर्मेशन कर चुका है, तो वही सीड जो है फिर से आगे चल के सीडलिंग प्लांट बनाएगा और वेजिटेटिव फेज चलेगी, फिर से मैच्योर यंग प्लांट बनेगा और मैच्योर प्लांट बनेगा, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज चलती रहेगी। ये जो 3 फेजेज होते हैं सारे प्लांट्स में चलते हैं। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी प्लांट्स के अंदर ये 3 के तीनों फेज चलते हैं। कौन से, जुनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। क्लियर है बात? तो ये उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो जुनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज के दौरान क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा और डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब जब आपने 11th में एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे, इसका मतलब ब्रांचेज, अब मेन स्टेम से ब्रांचेज एराइज होना शुरू होंगे। ठीक है, फिर यंग प्लांट का फॉर्मेशन होगा, देन मैच्योर प्लांट में फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएंगे, रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा, फिर क्या होगा, मैच्योर प्लांट सेनेसेंट फेज यानी ओल्ड एज में चला जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की अब डेथ हो जाएगी। क्लियर है बात? चलिए
फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने जो 3 फेज की बात की, ये 3 फेज जो होते हैं ये एनुअल और बाइनियल प्लांट तो आसानी से शो करते हैं। एनुअल और बाइनियल प्लांट जो होते हैं ये तीनों फेज को आसानी से शो करते हैं, जबकि पेरिनियल प्लांट जो होता है इन तीनों फेज को आसानी से शो नहीं करता। होता उसके अंदर भी है, होता सभी प्लांट में है, चाहे एनुअल प्लांट हो चाहे बाइनियल प्लांट हो, सभी प्लांट के अंदर ये तीनों रिप्रोडक्टिव फेज चलती हैं, लेकिन तीनों सभी प्लांट्स इसको शो नहीं करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे एनुअल प्लांट है, अब एनुअल प्लांट का मतलब क्या होगा, आइए समझते हैं। एनुअल प्लांट का मतलब क्या होगा, जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे एक ग्रोविंग सीजन में। क्या करे, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे एक ग्रोविंग सीजन में, उसको हम लोग कहेंगे एनुअल प्लांट। कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 1 ग्रोविंग सीजन। मतलब अपनी लाइफ साइकिल को वो कंप्लीट कर दे एक ही सीजन में, जब वो ग्रो किया हो तभी ग्रो करने के बाद अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले, इसे हम लोग कहेंगे एनुअल प्लांट। ठीक है, एनुअल प्लांट कौन कौन से होते हैं, आइए एग्जांपल देखते हैं। तो एक हो जाएगा आपका एग्जांपल, एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है वो है वाटरमेलन, व्हीट एंड राइस। अब देखिए ये जो एनुअल प्लांट हुए, एनुअल प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल को एक ग्रोविंग सीजन में कंप्लीट करे, यानी एक सीजन में कंप्लीट करे, उसे हम लोग कहेंगे एनुअल प्लांट। तो ये कैसे तीनों फेज को क्लियरली शो करेंगे, समझिए। एनुअल प्लांट है, जैसे वाटरमेलन या व्हीट या राइस के प्लांट को देखिए, तो सबसे पहली चीज ये सीडलिंग प्लांट होते हैं। इनके सीड में जर्मिनेशन होता है, और ये जर्मिनेशन होने के बाद धीरे धीरे बड़े होने शुरू होते हैं। ये तो आपको आसानी से दिखाई देता है कि अब जब इनका ग्रोथ शुरू हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो इनके अंदर वेजिटेटिव फेज चल रही है। जब इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू हुआ तो इनमें वेजिटेटिव फेज चल रही है। फिर उसके बाद क्या होगी, इनके अंदर फ्लावरिंग शुरू होगी। फ्लावरिंग आने का मतलब अब इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ रहे हैं। अब जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आए, इसका मतलब अब इनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा। फिर ये क्या करेंगे, फ्रूटिंग करते हैं। फिर ये फ्रूटिंग करते हैं, अनसीड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद देखेंगे ये धीरे धीरे सूख जाते हैं, ओल्डर एज में चले जाते हैं। इससे पता चलता है ये सेनेसेंट फेज में चले गए। ये तीनों चीजें हमें एनुअल प्लांट में आसानी से दिखाई दी। क्लियर है। अब बाइनियल प्लांट की बात करते हैं। तो बाइनियल प्लांट कौन से होते हैं, देखिए। बाइनियल प्लांट का मतलब होता है जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे 2 ग्रोविंग सीजन में। जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे 2 ग्रोविंग सीजन में, इसको हम लोग कहेंगे बाइनियल प्लांट। देखिए अब ये 2 ग्रोविंग सीजन का मतलब क्या हुआ, ये 2 ग्रोविंग सीजन का मतलब क्या है, तो ये 2 ग्रोविंग सीजन का मतलब होता है कि एक सीजन में ये क्या करेंगे, इनका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ये मैच्योर होंगे। ये क्या होगा, इनका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा और मैच्योर होंगे। लेकिन इनकी जब दूसरी सीजन आएगी तब जाके ये क्या करेंगे, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है बात। आइए एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है कैबेज, कैरेट। अब देखिए कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, या फिर अनियन को ले लो, अनियन भी होता है इसका एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कैबेज या कैरेट की बात करते हैं। हमें जो कैबेज खाने को मिलता है, यानी गोभी हम खाते हैं, वो क्या होती है, वो फ्लावर्स होती है।
वो कैबेज फ्लावर्स होती हैं, हम लोग फ्लावर्स को खाते हैं। अब कैबेज का फ्लावर यानी गोभी का फ्लावर्स हमने, गोभी का फूल हमने खा लिया। लेकिन एक चीज बताइए, ये जिस समय इसकी ग्रोथ शुरू हुई, क्या उस समय इसके अंदर फ्रूट या सीड का फॉर्मेशन हुआ क्या? नहीं, सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये एक ग्रोविंग सीजन में तो सिर्फ और सिर्फ इनके फ्लावर्स आए। अब जैसे कैरेट की बात करें तो कैरेट जो होती है, कैरेट में हम लोग क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं। कैरेट का हम लोग स्टेम खाते हैं। तो कैरेट में सबसे पहले रूट, स्टेम और लीव्स आई। वो एक सीजन तक रूट, स्टेम और लीव्स में बनी रही, धीरे धीरे इसका ग्रोथ होता रहा। अब इसमें हम कैसे जानेंगे कि वेजिटेटिव फेज कब हुआ, इसमें क्या रिप्रोडक्टिव फेज कब हुआ, सेनेसेंट फेज कब हुआ? ये पहले सीजन में तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करते रहे। जब आपको कैरेट जो मार्केट में मिलता है, ये एक ग्रोविंग सीजन का होता है, ये एक ग्रोविंग सीजन का होता है, सिर्फ और सिर्फ अपना एक सीजन कंप्लीट करता है और तभी आपको मिल जाता है खाने को। जबकि अगर इसका दूसरा सीजन जब स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे ये स्वेल करेगा और स्वेल होने के बाद इसकी लीव्स धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। देन आगे जाने के बाद इसमें सीड का फॉर्मेशन शुरू होता है। आगे जाके इसमें सीड का फॉर्मेशन शुरू होता है, वो सेकेंड ग्रोविंग सीजन होती है इसकी। ठीक है, अब देखिए ये कैसे लाइफ से अपने तीनों फेज को शो करते हैं। जैसे अभी आपने क्या किया, आप मार्केट से कैरेट का सीड लेके आए और आपने मिट्टी में डाल दिया। सबसे पहले वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ शुरू होगी। जब ग्रोथ शुरू होगी तो आपको दिखेगा कि इसका वेजिटेटिव फेज चल रहा है। फिर क्या होगा, वेजिटेटिव फेज धीरे धीरे चलते चलते आपको एक कंप्लीट कैरेट मिलेगा। फिर आप देखेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट कैरेट होने के बाद अभी भी इसकी ग्रोविंग सीजन ही चल रही है, यानी कि वेजिटेटिव फेज ही चल रहा है। फिर धीरे धीरे और मैच्योर होगा, स्वेल करने लगेगा और इसके अंदर आप देखेंगे फ्लावर्स आने लगेंगे। तब आपको पता चलेगा कि इसमें रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे सीड का फॉर्मेशन करके ये ओल्डर एज में चला जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये सेनेसेंट फेज चल रहा है। तो एनुअल और बाइनियल प्लांट तो क्लियरली शो करते हैं कि इसमें वेजिटेटिव फेज चल रहा है कि रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है कि सेनेसेंट फेज चल रहा है। जबकि पेरिनियल प्लांट ये आसानी से शो नहीं करता है। पेरिनियल प्लांट आसानी से ये चीज शो नहीं करता है। आइए देखते हैं, चलिए फटाफट पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये तो हुआ हमारा एनुअल और बाइनियल प्लांट के बारे में। देखिए क्या है यहां पे, एनुअल एंड बाइनियल प्लांट शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। ठीक है, इन पेरिनियल प्लांट दीज फेजेस आर वेरी डिफिकल्ट आइडेंटिफाई। मैंने बताया कि पेरिनियल प्लांट में इसको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। जैसे सम प्लांट एक्सिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग। जैसे बैम्बू की बात करें तो बैम्बू की जो होती है, बैम्बू का जो प्लांट होता है वो अपने लाइफ में एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है। वो 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो सेनेसेंट फेज में चला जाता है। ठीक है, अब बताइए बैम्बू का प्लांट है, 50 से 100 ईयर में ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। आप कैसे जानेंगे कि इसमें कब वेजिटेटिव फेज चली, कब इसमें रिप्रोडक्टिव फेज चली, कब सेनेसेंट फेज चली? ये बताना मुश्किल होगा। तो बैम्बू एक पेरेनियल प्लांट आता है। फिर स्ट्रोबिलस कुंथियाना, जिसको हम लोग नीला कुरेंजी कहते हैं। स्ट्रोबिलस कुंथियाना या नीला कुरेंजी की बात करें तो ये एक बार 12 साल में ये फ्लावरिंग करता है। अब बताइए कोई प्लांट 12 साल में एक बार फ्लावरिंग कर रहा है तो आप कैसे जानेंगे कि ये कब इसके अंदर वेजिटेटिव फेज चल रहा है, कब रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, कब सेनेसेंट फेज चल रहा है? ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्लियर है? अगर स्ट्रोबिलस कुंथियाना या नीला कुरेंजी की बात करें तो ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है और इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो सितंबर अक्टूबर के मंथ में होती है।
इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो सितंबर से अक्टूबर मंथ के बीच में होती है। इसका मतलब ये जो मंथ चल रहा है इसी मंथ के बीच में इसकी फ्लावरिंग होती है। लेकिन ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है और इसने लास्ट टाइम जो है अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग किया था। अक्टूबर 2006 में इसने फ्लावरिंग किया था। ये आपके एनसीईआरटी का डेटा है। आप देखिए 2006 में अगर इसने किया तो फिर 12 साल के बाद करेगा, यानी 17-18 में किया होगा। बोलिए 2017 या 18 में ये फ्लावरिंग किया होगा तो, लेकिन एनसीईआरटी का ये डेटा 2006 दिया हुआ है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो ये हिली एरिया यानी पहाड़ों पे पाया जाता है। आपकी तरफ नहीं पाया जाता है, जिधर पहाड़ ज़्यादा होते हैं उधर पाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा सर पहाड़ तो एमपी में भी है। नहीं, ये एमपी में नहीं पाया जाता। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये तमिलनाडु और कर्नाटका साइड में पाया जाता है। ये तमिलनाडु और कर्नाटका साइज में पाया जाता है और इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग 12 साल में एक बार होती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। टूरिस्ट इसको बहुत ही बड़ी मात्रा में देखने आते हैं, स्ट्रोबिलस कुंथियाना या नीला कुरेंजी को। क्लियर है बात? चलिए फटाफट आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर आता है एनिमल्स के अंदर। अब देखिए एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में ये बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है कि कब कौन से एनिमल के अंदर वेजिटेटिव फेज चल रही है, कब रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है या कब सेनेसेंट फेज चल रही है। ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैसे? क्योंकि अगर वेजिटेटिव फेज की बात करें तो किसी भी ह्यूमन में यानी एनिमल में बात करें, जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में वेजिटेटिव फेज ही लगभग 18 से 20 साल तक चलती रहती है। अब आप इंतजार करते रहिए उनके वेजिटेटिव फेज का, पता चला 20 साल में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो एनिमल में आप देखेंगे 20 साल तक पता चला वेजिटेटिव फेज ही चल रही है, फिर 20 से लेके 50 साल तक या 60 साल तक रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है। आप ढूंढते रहिए कि कब आएगा सेनेसेंट फेज। वेजिटेटिव तो देख लिया, रिप्रोडक्टिव तो देख लिया, पता नहीं सेनेसेंट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे होता क्या है, दो एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं ओविपेरस एनिमल, एक होते हैं विविपेरस एनिमल। तो इसमें एक होते हैं सीजनल ब्रीडर और एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। चलिए, एक होते हैं ओविपेरस एनिमल और एक होते हैं विविपेरस एनिमल। अब इनका मतलब क्या होता है? ओविपेरस का मतलब होता है जो एग लेइंग मैमल होते हैं, जो अंडे देने वाले होते हैं, उसको हम लोग ओविपेरस कहते हैं। और विविपेरस का मतलब जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो जन्म देते हैं, उसको हम लोग अंडे या यूँ कह सकते हैं आसान भाषा में अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले। ठीक है। ओविपेरस यानी कि ओविपेरस एनिमल जो होंगे ये कैसे होंगे, इसमें 90% तो सीजनल ब्रीडर होते हैं, जैसे फ्रॉग है, लिजर्ड है एंड बर्ड है। फ्रॉग, लिजर्ड एंड बर्ड्स, ये क्या होते हैं? ये सीजनल ब्रीडर होते हैं। और जबकि विविपेरस एनिमल की बात करें तो विविपेरस एनिमल लाइक मैमल्स, ये मैमल्स में कुछ सीजनल ब्रीडर भी होते हैं और कुछ कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। क्लियर है बात? एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं और कुछ सीजनल ब्रीडर भी होते हैं। क्लियर है? अब जो सीजनल ब्रीडर हैं ये अपने एक सीजन में ही ये अपने
अपनी इनके एक सीजन आती है जब इनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज चलता है, और जबकि कंटिन्यूअस ब्रीडर जो होते हैं इनका कंटिन्यू कभी भी रिप्रोडक्टिव फेज चल सकता है। क्लियर है। फिर आगे चलते हैं कि जब रिप्रोडक्टिव फेज होता है तो जो फीमेल होती है, जब रिप्रोडक्टिव फेज चलता है तो फीमेल में जो प्लेसेंटल मैमल्स होती हैं वो साइक्लिकल चेंजेस शो करती हैं। क्या शो करती हैं? फीमेल प्लेसेंटल मैमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान साइक्लिकल चेंजेस शो करती हैं। और ये जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए, एक होता है एस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए ये क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर एस्ट्रस साइकिल की बात करें तो जो नॉन प्राइमेट्स फीमेल होती हैं, जो नॉन प्राइमेट्स फीमेल होती हैं उनके अंदर देखने को मिलता है एस्ट्रस साइकिल। इन नॉन प्राइमेट्स फीमेल। अब ये नॉन प्राइमेट्स फीमेल कौन कौन सी होंगी? जैसे काऊ हो गया। नॉन प्राइमेट्स फीमेल कौन कौन सी होंगी? जैसे काऊ हो गया, सिप हो गया, रैट हो गया, डियर हो गया, डॉग हो गए, टाइगर हो गए। ये सभी के सभी क्या होते हैं? नॉन प्राइमेट्स फीमेल होती हैं कि जो प्राइमेट्स के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है। काऊ हो गया, डॉग हो गया, रैट हो गया, उसके बाद डियर हो गया, टाइगर हो गया। ये सभी के सभी नॉन प्राइमेट्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर एस्ट्रस साइकिल चलती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो जो प्राइमेट्स फीमेल होती हैं उनके अंदर चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए, दो हमने यहाँ पे साइकिल पढ़ी, एक क्या पढ़ी? एस्ट्रस साइकिल और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये देखिए, इसमें जो आपका एस्ट्रस साइकिल है ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ह्यूमन फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हमारे यहाँ डिटेल में है। जब हम लोग 3rd चैप्टर यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ को बढ़िया इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्राइमेट्स फीमेल में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल होता है मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? मंकी में, एप्स में एंड ह्यूमन में। इसका मतलब जो प्राइमेट्स फीमेल होती हैं उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। क्या दिया है? द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल एक्सिबिट साइक्लिकल चेंजेस, यानी जो साइक्लिकल चेंजेस शो करें। ठीक है। इन द ओवरीज, एसेसरी डक्ट एंड हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जो फीमेल होती हैं, फीमेल प्लेसेंटल मैमल होती हैं, उनके ओवरी में हार्मोनल ओवरी में या फिर एसेसरी डक्ट में एक हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं साइक्लिकल चेंजेज। 2 टाइप के हो गई, एक एस्ट्रस साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है बात? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इसमें दिया है बेस्ड ऑन ब्रीडिंग सीजन मैमल्स आर 2 टाइप। अभी हमने आपको बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सीजनल ब्रीडर, एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, ये भी हमने बताया। सीजनल ब्रीडर क्या होंगे? द मैमल्स लिविंग इन नेचुरल कंडीशन एग्जिबिटिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। अभी हमने बताया कि जब फेवरेबल सीजन होगा तभी ये रिप्रोडक्शन करेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और सभी जितने भी सीजनल ब्रीडर मैमल्स होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स में एक खासियत होती है कि सबका एक फेवरेबल सीजन होता है।
ठीक है। फिर आता है कंटिन्यूअस ब्रीडर, दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जब तक इनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा तब तक ये एक्टिव रहेंगे रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर है बात। फिर आता है आपका सेनेसेंस या ओल्ड एज, इट इज द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पान एंड एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सेनेसेंस का मतलब क्या होता है कि एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज या लास्ट फेज, यानी ओल्डर एज में जाना सेनेसेंट फेज कहलाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं बेटा, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं समझते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 3 इवेंट्स चलते हैं। कितने इवेंट्स चलते हैं? 3 इवेंट्स चलते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए डिस्कस करते हैं इवेंट की। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या होगा। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन, प्री का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट होगी उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। देन फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होगी उसको हम लोग कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे 2 चीजें होंगी बेटा, एक होंगी गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होगा गैमीट ट्रांसफर। क्या क्या बताया हमने? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक आएगा गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होगा गैमीट ट्रांसफर। अब देखिए ये क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। एक चीज बायोलॉजी में आप याद रखिएगा कि कहीं भी जेनेसिस वर्ड आ जाए इसका मतलब फॉर्मेशन होना या किसी भी चीज का बनना। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होना या किसी चीज का बनना। तो यहां पे क्या लिखा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी कि गैमीट का बनना। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। और गैमीट का जब फॉर्मेशन होगा तो अभी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना बेटा, और जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा इसका मतलब ये फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट है। ठीक है। फिर आया आपका गैमीट ट्रांसफर, यानी कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाना, गैमीट ट्रांसफर होगा। ठीक है। जनरली आप देखेंगे कि मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है, लगभग सभी केस में कुछ को छोड़कर। ठीक है। तो क्या होता है वो गैमेट ट्रांसफर होता है। फिर आता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तो क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट आएगी वो होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा? एक आएगा आपका जाइगोट। क्या आएगा बेटा? जाइगोट। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और यही जो जाइगोट है आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहलाएगा। ये जो प्रोसेस होगी कहलाएगी आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहलाएगी? एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए अभी हमने बताया कि आपको बायोलॉजी में जेनेसिस वर्ड कहीं पे भी मिल जाए उसका मतलब फॉर्मेशन होना, तो यहां पे लिखा है एम्ब्रियोजेनेसिस, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाएगा बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर है बात यहां तक? किसी को कोई डाउट? चलिए यहां तक फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए, अब आता है बेटा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने इससे पहले? 3 इवेंट्स हमने बताए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट होगा उसे क्या कहेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, चलिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आती है, क्या है यहाँ पे? दीज आर द इवेंट्स प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी गैमीट के फ्यूज होने से पहले का जो इवेंट होगा उसे हम लोग कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या है? दे इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। अभी हमने बताया कि गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, गैमीट्स क्या होंगे? हैप्लॉइड सेल्स होंगे, ये 2 टाइप्स के होंगे। अब आइए गैमेटोजेनेसिस को समझते हैं आराम से। देखिए, हैप्लॉइड सेल होंगे, मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। अब ये हैप्लॉइड सेल्स आइए समझते हैं। देखिए, अब एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि गैमीट्स क्या होंगे? गैमीट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे। गैमीट्स जो होंगे ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे। गैमीट्स कभी भी डिप्लॉयड नहीं होते, और अगर डिप्लॉयड हैं तो इनको हैप्लॉइड होना पड़ेगा। पहली चीज तो कोई होता नहीं है गैमीट। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज, एक हम लोग हैप्लॉइड बॉडी लेते हैं, और एक हम लोग लेंगे क्या? डिप्लॉयड बॉडी। ठीक है, अब देखिए, एक हमने लिया हैप्लॉइड बॉडी और एक लिया डिप्लॉयड बॉडी। हैप्लॉइड बॉडी कौन कौन से होंगे? मोनेरा होंगे, फंजाई होंगे, एल्गी होंगे और ब्रायोफाइट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। हैप्लॉइड का मतलब क्या होगा? जिनकी प्लॉइडी 1 हो, जिनकी प्लॉइडी 1 होगी उसे हम लोग कहेंगे हैप्लॉइड बॉडी। अब देखिए, हैप्लॉइड बॉडी लिया कौन कौन से होते हैं? मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ये सभी के सभी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब ये क्या बनाएंगे? गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, या तो मेल गैमीट बनाएंगे या तो फीमेल गैमीट बनाएंगे। अगर हैप्लॉइड बॉडी है तो इसमें क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होगी बेटा? माइटोसिस होगी, तब जाके बनेगा क्या? मेल या फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल या फिर फीमेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट बने या फीमेल गैमीट बने, होगी ये हैप्लॉइड ही। ठीक है, जब ये हैप्लॉइड बॉडी से हम माइटोसिस कराएंगे कि गैमीट बनाएंगे, तो या तो मेल गैमीट बनेगी या तो फीमेल गैमीट बनेगी, और बनने वाली गैमीट कैसी होगी? वो हैप्लॉइड ही होगी। ठीक है, अब हमने एक डिप्लॉयड बॉडी लिया है। डिप्लॉयड बॉडी कौन कौन से होते हैं? डिप्लॉयड बॉडी जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ एनिमल। मोस्टली एनिमल क्या होते हैं? डिप्लॉयड बॉडी ही होते हैं। अब देखिए, जब हमने डिप्लॉयड बॉडी लिया तो अब क्या होगा? बनना गैमीट को हैप्लॉयड ही है, तो इसके अंदर क्या हुआ? यहाँ पे हैप्लॉयड बॉडी में माइटोसिस हुआ तो यहाँ क्या होगा? मियोसिस होगा।
क्या होगा, मियोसिस होगा या इनका रिडक्शनल डिवीजन होगा, और रिडक्शनल डिवीजन होकर डिप्लॉयड बॉडी से जो गैमीट बनेगी या तो वो मेल होगी या तो फीमेल होगी, लेकिन बनने वाली गैमीट हमेशा कैसे बनेगी, हैप्लॉयड बनेगी। ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी गैमीट डिप्लॉयड नहीं होते हैं। गैमीट से बनने वाली जो जाइगोट होती है वो डिप्लॉयड होती हैं, लेकिन गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। क्लियर है बात? चलिए और आगे देखते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब गैमीट्स, हैप्लॉयड गैमीट्स की तो बात हो गई, लेकिन अगर गैमीट्स की बात करें तो ये हैप्लॉयड गैमीट्स भी बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। गैमीट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए गैमीट 2 टाइप्स के कौन कौन से होंगे, एक होगा होमोगैमीट्स और एक होगा हेट्रोगैमीट्स। गैमीट्स जो होंगे 2 टाइप्स के होंगे, पहला होमोगैमीट्स, जिसको हम लोग आइसोगैमीट्स भी कहते हैं। अब देखिए होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स का मतलब क्या होता है। होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स का मतलब होता है अगर गैमीट्स सिमिलर अपीयरेंस के हों। सिमिलर अपीयरेंस का मतलब क्या हो, उनकी मार्फोलॉजी या उनकी साइज एक जैसी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैमीट्स सिमिलर इन साइज। गैमीट्स अगर सिमिलर साइज के होंगे, मतलब एक जैसे होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोगैमीट्स कहेंगे। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, एल्गा के अंदर देखने को मिलता है। कुछ एल्गा के ऐसे मेंबर होते हैं जिनके अंदर ये देखने को मिलता है। कुछ एल्गा ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये आराम से देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 गैमीट बनाए हुए हैं, 2 गैमीट बनाए हुए हैं क्लेडोफोरा एल्गा का। ठीक है, क्लेडोफोरा एल्गा का 2 गैमीट हमने बनाया है। अब एक चीज आप देख के बताइए, क्या यहाँ पे आप कभी भी गैमीट का साइज बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि बेटा गैमीट बिल्कुल एक जैसे हैं। चाहे मेल गैमीट की बात करें या फीमेल गैमीट की, इसमें हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा मेल गैमीट है कौन से फीमेल गैमीट है। ये डिसाइड करना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि गैमीट्स कैसे हैं, सिमिलर साइज के हैं, मतलब एक जैसे हों। मतलब अगर ये डिसिमिलर होते तो हम समझ जाते कौन बड़ा कौन छोटा, तो वो तो हमें पता होता कि बड़ा होता है तो मेल गैमीट हो, तो फीमेल गैमीट होती है, छोटा होता है तो फीमेल गैमीट होता है, वो तो अलग की बात हो गई, वो अपने को पता होता। लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो ये क्या है, होमोगैमीट्स, यानी गैमीट्स एक जैसे साइज के हों तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोगैमेटिक कहेंगे। दूसरा होता है आपका हेट्रोगैमीट्स। अब देखिए ये हेट्रोगैमीट्स क्या होता है। अगर हेट्रोगैमीट्स की बात करें तो हेट्रोगैमीट्स का मतलब होगा गैमीट्स डिसिमिलर साइज के हों, एक जैसे साइज के अगर गैमीट नहीं होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोगैमीट्स कहेंगे। क्लियर है बात? गैमीट्स अगर एक साइज के नहीं होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोगैमीट्स। अब देखिए क्या होगा, गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे।
अब देखिए, ये हमने एक ह्यूमन गैमिट बनाया है, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। आप जानते हैं कि मेल गैमिट जो होता है वो स्पर्म होता है और फीमेल गैमिट जो होती है ये ओवा होती है। ये मेल गैमिट, ये फीमेल गैमिट। आप देखिए दोनों की साइज डिफरेंस है, दोनों के मार्फोलॉजी डिफरेंस है, या यूं कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग से अपीयरेंस में हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन मेल गैमिट है और कौन फीमेल गैमिट है। क्लियर है बात? जब गैमिट सेम साइज के होंगे तो आइसोगैमिट या होमोगैमिट्स, और डिसिमिलर साइज के होंगे तो हेट्रोगैमिट्स। क्लियर है बात? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए, ये है आपका होमोगैमिट और हेट्रोगैमिट। अभी हमने बताया कि अगर सिमिलर गैमिट दे कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गैमिट, एग्जांपल सम एल्गा लाइक कैडोफोरा। अगर एल्गा कोई मतलब गैमिट सिमिलर साइज के हुए। फिर है हेट्रोगैमिट, द मेल एंड फीमेल गैमिट आर डिस्टिंक्ट टाइप, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, मेल गैमिट इज कॉल्ड एंथ्रेजॉइड या स्पर्म, सही बात है। एंड फीमेल गैमिट को क्या कहेंगे? एग या ओवम। एग्जाम्पल की बात करें, फ्यूकस, फ्यूकस एक एल्गा होता है, ह्यूमन बीइंग। क्लियर? ये अभी हमने बात किया। चलिए और आगे चलते हैं अब हम लोग। चलिए अब आता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म से डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोग को। देख बेटा, हमारे यहाँ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कराए जा रहे हैं। आप सभी लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कोशिश करें कि जितने भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको आप बताएं कि नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, जिससे कि कुछ बच्चों की जो डाउट्स हों वो क्लियर हो सके। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट आती है कहीं पर भी तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टीट्यूट के नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट के नंबर पे मैसेज कर दीजिए या वीडियो में कमेंट कर दीजिए विथ मोबाइल नंबर। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व की जाएगी। ठीक है, चलिए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है बेटा, लेकिन आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। आज हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? मतलब गैमीट का फॉर्मेशन। अभी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ना है तो थोड़ा सा आज टाइम डिले हो रहा है, इसलिए आज के लिए यहीं तक रखेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद सेक्सुअलिटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।